हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज में देखने वाले हैं हिस्ट्री की 25 क्लास, जो कि टॉपिक होने वाला है हमारा आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखते हैं अपने टॉपिक पे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आरंभिक 60 वर्षों तक शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी रुचि नहीं ली। इन वर्षों में शिक्षा के प्रोत्साहन एवं विकास हेतु जो भी प्रयास किए गए वो व्यक्तिगत स्तर पे किए गए। मतलब कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो शुरुआत के 60 वर्षों तक भारत में किसी भी तरह की शिक्षा को प्रमोट नहीं कर रही थी, ना उसमें प्रोत्साहन दिखा रही थी कि भारत में भी कुछ स्तर पर शिक्षा दी जाए। सर्वप्रथम 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना मुस्लिम कानूनों से संबंधित जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से की थी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि वॉरेन हेस्टिंग ने सबसे पहली बार 1781 में कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की, जो कि उसका मकसद क्या था कि मुस्लिम कानूनों से संबंधित जानकारी को हासिल करना। इसके एक दशक बाद बनारस में रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू दर्शन ए विधि के अध्ययन हेतु बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। तो इसके एक दशक बाद, मतलब कि 10-11 साल बाद जो है वो बनारस में रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू दर्शन एवं विधि के अध्ययन हेतु बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। इस परंपरा को जारी रखते हुए वर्ष 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए किया था। आप इस चीज को याद रखेंगे। इसी परंपरा को जारी रखते हुए 1800 में जो है लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना असैनिक अधिकारियों की शिक्षा के लिए किया गया था। मतलब कि जो असैनिक अधिकारी थे वो वहाँ पे उस फोर्ट विलियम कॉलेज में ट्रेनिंग के लिए जाते थे कि हमारे इन शिक्षकों को ट्रेनिंग दी जाए, इन अधिकारियों को, ताकि ये वहाँ पे विश्वविद्यालय में जाके वहाँ के लोगों को पढ़ा सके कि हमारी अंग्रेजी किस तरह से है, आपको अंग्रेजी कैसे पढ़नी लिखनी चाहिए। तो इस तरह से इनकी यहाँ पे ट्रेनिंग होती थी फोर्ट विलियम कॉलेज में। आइए अब समझते हैं कि भारत में आधुनिक शिक्षा नीति का विकास का क्रम किस तरह से आगे बढ़ रहा था। 19वीं सदी के प्रथम 3 दशकों का शिक्षा विकास केवल परंपरागत संस्थाओं के माध्यम से ही किया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए तक शिक्षा पे खर्च करने की बात की थी। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि 19वीं सदी के प्रथम 3 दशकों तक शिक्षा का विकास केवल परंपरागत संस्थाओं के माध्यम से ही किया गया था। 1813 के चार्टर एक्ट में पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए शिक्षा पर खर्च करने की बात की थी। दूसरा पॉइंट देखते हैं हम, जो कि है इसी कड़ी में ब्रिटिश प्रबुद्ध वर्ग भारत में शिक्षा के नीति विकास के 2 वर्गों में बँट गया था। तो इस तरह से भारत के लोग 2 वर्गों में बँट गए थे। पहला वर्ग जो था वो चाहता था कि हम विज्ञान एवं साहित्य के अध्ययन के स्थान पर भारतीय भाषा एवं साहित्य को प्रोत्साहन करने के पक्ष में थे। मतलब कि पहला वर्ग चाहता था कि हम विज्ञान और साहित्य न पढ़कर भारत की संस्कृति, भाषा और भारत की ही साहित्य को पढ़ना चाहते हैं। जबकि दूसरा वर्ग जो था वो आंग्लवादियों का था, जो कि अंग्रेजी भाषा और एवं तत्पश्चात ज्ञान को पढ़ना चाहता था। मतलब अंग्रेजी भाषा को पढ़ना चाहता था और विज्ञान साहित्य को पढ़ना चाहता था। तो इस तरह से 2 वर्गों में भारत के लोग बँट गए थे। पहला वर्ग जो था वो चाहता था कि हम साइंस और विज्ञान वगैरह ना पढ़ें, अंग्रेजी ना पढ़ें, हम पढ़ें भारत की भाषा, उनका साहित्य, उनका कल्चर जो भारत से ही रिलेटेड है। जबकि दूसरा वर्ग था वो चाहता था कि हम बाहर की भाषा पढ़ें, जैसे अंग्रेजी हो गया, विज्ञान हो गया, तो ये सब बाहर की भाषाएँ हैं। इसी तरह नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, वर्ष 1835 में मैकाले मिंट ने लॉर्ड मैकाले ने अपने संरक्षण पत्र के पश्चात साहित्य एवं ज्ञान की शिक्षा का समर्थन किया, जिसके फलस्वरूप सरकार ने भारत में स्कूलों एवं कॉलेजों में अंग्रेजी शिक्षा को प्रमुख माध्यम घोषित कर दिया गया था। तो इस चीज़ को याद रखें कि 1835 में मैकाले मिंट ने लॉर्ड मैकाले से अपने संरक्षण पत्र में पश्चात साहित्य एवं विज्ञान की शिक्षा का समर्थन किया, जिसके फलस्वरूप जो है भारत की सरकार ने स्कूलों एवं कॉलेजों में अंग्रेजी को शिक्षा का प्रमुख माध्यम घोषित कर दिया गया था। मतलब कि अब स्कूल और कॉलेजों में भी अंग्रेजी मुख्य रूप से पढ़ाई जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जो कि है हमारा, वर्ष 1843 से 53 तक जेम्स थॉमसन ने देशी भाषाओं द्वारा ग्राम शिक्षा की एक विस्तृत योजना बनाई। अंग्रेजी में शिक्षा देने वाले छोटे स्कूलों को बंद कर दिया गया और अब केवल कॉलेजों में, बड़े-बड़े कॉलेजों में अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम रह गया था। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि 1843 से 53 तक जेम्स थॉमसन ने देशी भाषाओं को ग्राम शिक्षा की एक विस्तृत योजना बनाई, जिसमें ये किया गया कि अंग्रेजी में शिक्षा देने वाले छोटे स्कूलों को बंद कर दिया गया और अब अंग्रेजी में शिक्षा सिर्फ बड़े-बड़े कॉलेजों में ही दी जाएगी। अगला पॉइंट देखते हैं, जो कि है
वर्ष 1854 में चार्ल्स वुड ने भारतीय शिक्षा की विस्तृत नीति बनाई, जिसे वुड डिस्पैच भी कहा जाता है, जिसमें देशी भाषाएं, प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना, निजी क्षेत्र का विकास और प्रोत्साहन का प्रयास किया गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि वुड डिस्पैच जो है वो 1854 में चार्ल्स वुड लेकर आया था। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज़ को याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में आपको दिखाई देंगे। तो 1854 में चार्ल्स वुड ने ही जो है भारत में शिक्षा का विस्तृत नीति तैयार की है, जिसे वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता है। वुड डिस्पैच में व्यावसायिक शिक्षा तथा महिला शिक्षा की भी बात की गई तथा लंदन विश्वविद्यालय के तर्ज पर मद्रास, बम्बई एवं कलकत्ता के विश्वविद्यालयों की स्थापना पर भी बल दिया गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि वुड डिस्पैच में जो है व्यावसायिक शिक्षा तथा महिला की भी बात की गई थी, महिला शिक्षा की भी बात की गई थी कि सारी महिलाओं को भी शिक्षित होना ज़रूरी है। यहाँ से इकोनॉमिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा किस तरह से ली जाएगी और इस पे बात की गई थी वुड डिस्पैच के बारे में। लंदन की विश्वविद्यालय के तर्ज पर उनके आधार पर ये कहा गया था कि जिस तरह लंदन में विश्वविद्यालय है, वहाँ पे लोग जो है अच्छे से पढ़ सकते हैं, उसी तरह हमारे भारत में भी इसी तरह का विश्वविद्यालय खोला जाना चाहिए। जैसे मद्रास में खोला जाए, बम्बई में, कलकत्ता में, तो ऐसे कुछ जगहों पर विश्वविद्यालय खोला जाए ताकि यहाँ के लोग, बहुत सारे लोग आके पढ़ाई कर सकें। अगला पॉइंट है, हालांकि वृहद रूप में देखें तो ब्रिटिश शिक्षा व्यवस्था का मूल मकसद अपने प्रशासन को मजबूत बनाना था। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे कि वो शिक्षा क्यों चाहते थे, क्योंकि वो भारत को समझना चाहते थे और अच्छे से, कि हम अगर भारत में लोगों को और अच्छे से समझ पाए तो हम इन पे अच्छे से इनके साथ रह सकते हैं, इनको अपना गुलाम बना के रख सकते हैं और इनसे बहुत सारे तरीके से काम करवा करवा सकते हैं। तो अपनी ही शिक्षा को मतलब दूसरों पर न थोपकर इनकी ही शिक्षा सीख ली जाए, तो इनसे ही इनके जो साहित्य हैं, इनके जो धर्म हैं, इनके जो उपनिषद हैं, उनको सीख लिया जाए और फिर इनके ही रिलेटेड होकर इनसे काम कराया जा सके। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, अपने व्यापारिक हितों की पूर्ति करना तथा भारत में शिक्षित माध्यम वर्ग का ब्रिटिश निर्मित वस्तुओं की उपभोक्ता के रूप में करना चाहता था। मतलब सिंपल सी बात ये है कि भारत में जो लोग थे, वो थोड़े-से समझदार नहीं थे और अंग्रेज उस पे आकर आराम से अपनी भाषा थोप सकते थे। तो इस तरह से भी आप याद रखेंगे कि अंग्रेज़ों का सीधा-सा मकसद ये था कि भारत के लोगों की जो मतलब भारत में लोग रह रहे हैं, उनके कुछ उपनिषद हैं, साहित्य हैं, उनका खुद का कल्चर है, तो उनको सीख लिया जाए और उनसे ही इसी तरह से काम कराया जाए आगे चलकर। तो यही उनका मेन काम था, मेन मकसद यही था कि वो भारत के लोगों को और अच्छे से समझना चाहते थे, ताकि उन्हें आगे चलकर इसी से काम करवाया जा सके और अपनी शिक्षा को भी, जैसे अंग्रेज चाहते थे कि हम अंग्रेजी धीरे-धीरे पूरे देश में, पूरे भारत देश में फैला दें। तो उनका ये भी विचार था कि हम अंग्रेजी को काफ़ी अच्छे से पूरे भारत में फैला देंगे, जिससे भी काफ़ी हद तक वो सफल भी रहे थे। हालाँकि सीमित रूप से ही सही, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने आधुनिक शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे क्या हुआ, वो अच्छे से पढ़ने-लिखने लगे और उनकी चीज़ों को समझने भी लगे। तो क्या हुआ, भारत में जो लोग थे, जो पढ़ना चाहते थे, वो उनके लिए अच्छा हुआ, क्योंकि उन्हें नई-नई भाषा सीखने को मिली, साहित्य सीखने को मिला, अंग्रेजी सीखने को मिली। तो ये उनके लिए काफ़ी अच्छा कदम था कि भारत में अंग्रेज़ों ने कुछ अच्छी चीज़ें भी लाई, जिसमें से आधुनिक शिक्षा का प्रसार उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आइए समझते हैं अब एसएससी के द्वारा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है हमारा, जो कि है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकैबुलरी की बुक काफ़ी यूज़फुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पे मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं, फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएँगे। तो ये काफ़ी यूज़फुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो हैं, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएँगे और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्जाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। जैसा कि आपने सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूज़फुल बुक है, जो आपकी एसएससी एग्जाम्स में इंग्लिश वोकैबुलरी वाले जो पोर्शन है, उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आपसे पूछा गया है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी, थोंडू केशव कर्वे के द्वारा। ऑप्शन नंबर ई आपका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो थोंडू केशव कर्वे के द्वारा। भारत में नीचे आप दिखा रहे हैं विश्वविद्यालय स्थापना 1916 में थोंडू केशव कर्वे के द्वारा
पूना महाराष्ट्र में किया गया था, मतलब महाराष्ट्र के पुणे में किया गया था। तो आप ये नाम याद रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है, बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना कैस में की गई थी? तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो बनारस में हिंदू कॉलेज है, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी 1791 में किया गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना 1791 में की गई थी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जो कि है फर्ग्यूसन कॉलेज, जो है फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से कौन संबंधित था? तो फर्ग्यूसन कॉलेज से कौन संबंधित था? ये संबंधित थे बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से कौन ज़्यादा संबंधित था? तो बाल गंगाधर तिलक जो थे वो फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से संबंधित थे। आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा 1858 में किया गया था। उस समय मुंबई के गवर्नर सर जेम्स फर्ग्यूसन ने इसकी स्थापना के लिए 1200 रुपये चंदा दिया था। उन्हीं के नाम पर इस कॉलेज का नाम रखा गया। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इसके संरक्षक सदस्यों में से एक थे। तो आप इस चीज को याद रखेंगे, फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से कौन संबंधित था? बाल गंगाधर तिलक संबंधित थे। और जो उस समय मुंबई के गवर्नर थे सर जेम्स फर्ग्यूसन, उनके 1200 रुपये चंदा दिए जाने के कारण उनके नाम से ये कॉलेज खोला गया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, जो कि है शिक्षा पर वुड डिस्पैच, जो है हमारा वुड डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र कब भेजा गया था? तो ये भेजा गया था, कब भेजा गया था? ऑप्शन नंबर डी 1854 में से भेजा गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि शिक्षा पर वुड डिस्पैच नामक व्यापक आदेश पत्र कब भेजा गया था? तो 1854 में इसे भेजा गया था। जैसे कि आप नीचे देख पा रहे हैं कि वुड घोषणा वुड डिस्पैच बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 को जारी किया गया था। और इसमें क्या था कि इस घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी, जिसे वुड डिस्पैच के नाम से जाना जाता था। 100 अनुच्छेदों वाले इस प्रस्ताव में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम और सुधारों आदि पर विचार किया गया था। इसे ही भारतीय शिक्षा में मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इस चीज को याद रखेंगे कि वुड डिस्पैच को ही भारतीय शिक्षा में मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि है द डेक्कन सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किस राष्ट्रवादी द्वारा की गई थी? जो डेक्कन सभा है हमारी, उसकी स्थापना किस राष्ट्रवादी के द्वारा की गई थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि द डेक्कन सभा की स्थापना किस राष्ट्रवादी के द्वारा की गई? तो गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। और ये कब किया गया था? 1895 के महाराष्ट्र में पुणे जिले में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा अपने गुरु महादेव गोविंद रानाडे के मार्गदर्शन में किया गया था। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि इस संगठन का उद्देश्य भारतीयों में देशभक्ति की भावना को जगाना एवं उनके अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना था। तो द डेक्कन सभा किससे रिलेटेड थी? कि जो भारतीय में देशभक्ति के उद्देश्य है उनकी भावना को जगाना और उनके अधिकारों और कल्याण की रक्षा करना। तो इसकी स्थापना कब हुई? 1895 में हुई थी इसकी स्थापना। और इसने किसने किया था 1895 में? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस चीज को याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि है निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था? तो 1784 में किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस चीज को याद रखेंगे। और किसने किया था? विलियम्स जोन्स ने किया था। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 1784 में 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की? विलियम जोन्स ने किया था। नीचे आप देख पा रहे होंगे 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसमें प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृत के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि इसमें क्या प्रयास किया गया? कि इसमें प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृत के अध्ययन हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। जो भारत की प्राचीन इतिहास में वेद लिखे हुए थे, तो उनको समझने और उनको ट्रांसलेट करने का जो है महत्वपूर्ण प्रयास किया जाता था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि है लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? जो लॉर्ड रिपन है उनके द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी 1882 में, 1882 में किया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1882 में लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन। तो आप इसी को याद रखेंगे कि लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति 1882 में किया गया था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जो कि है किस समाज सुधारक ने वर्ष 1896 में पुणे में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की थी? तो किसने हिंदू विधवा गृह की स्थापना की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस चीज को याद रखेंगे कि किस समाज सुधारक ने 1896 में पुणे में एक शैक्षिक संस्थान हिंदू विधवा गृह की स्थापना की? तो किसने किया था?
ढोंडो केशव कर्वे ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ढोंडो केशव कर्वे ने हिंदू विधवा गृह की स्थापना किया था। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे कि ढोंडो केशव कर्वे प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। उन्होंने 1896 में पूना में एक शैक्षिक संस्था तथा हिंदू विधवा गृह की स्थापना की। उन्होंने अपना जीवन महिला उत्थान को समर्पित किया था, मतलब कि वो महिलाओं के बारे में ज़्यादा सोचा करते थे कि महिलाएं हमारे देश की कैसे आगे बढ़ सकती हैं, उनमें क्या कुछ सुधारा जा सकता है। तो यही सब उनके काफ़ी मुख्य विचार थे। उनके द्वारा बम्बई में स्थापित एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय था। तो एसएनडीटी महिला विश्वविद्यालय जो है भारत का पहला जो है विश्वविद्यालय था, पहला महिला विश्वविद्यालय था, प्रथम महिला विश्वविद्यालय था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बड़े समर्थक थे? तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बहुत बड़े समर्थक माने जाते हैं? तो कौन माने जाते हैं? टीवी मैकाले। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। टीवी मैकाले जो है वो भारत में अंग्रेजी शिक्षा के बड़े समर्थक माने जाते हैं। जैसे आप नीचे देख पा रहे होंगे कि लॉर्ड मैकाले भारत में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा दिए जाने और पश्चात शिक्षा को बड़े समर्थक थे। लॉर्ड विलियम्स बेंटिंक ने मैकाले को सर्वधारणा शिक्षा समिति की अध्यक्ष नियुक्त किया था। फरवरी 1835 में लॉर्ड मैकाले की सिफारिशों को स्वीकार कर बेंटिंक ने अंग्रेजी को राजकीय भाषा बनाने की घोषणा की थी। तो आप इस चीज को याद रखेंगे कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के एक बहुत बड़े समर्थक कौन थे? तो टीवी मैकाले थे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि है कि शिक्षा आयोग ने यह तर्क दिया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। तो ये किसने बोला था? तो ये बोला था वुड डिस्पैच में ये कहा गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि किस आयोग ने ये कहा था, किस तर्क पे कहा था, किस आधार पे कहा था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। तो वुड डिस्पैच में ये सारी बात कही गई थी। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है औपनिवेशिक भारत कॉलोनियल इंडिया के संदर्भ में हारगोटा कमेटी की रिपोर्ट निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये हारगोटा कमेटी की रिपोर्ट निम्न में से किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो ये शिक्षा से संबंधित थी। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ जो कि एसएससी की किताब में पूछे गए हैं। भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन एनएलएम की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो ये कब हुआ था? तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए 5 मई 1988 में। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत हुई थी 5 मई 1988 में। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे आप देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1961 में किया गया था। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वप्रथम लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये ग्वालियर में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किस वर्ष ब्रिटिश सरकार ने शिक्षा में सुधार के लिए सैडलर आयोग की स्थापना की? तो सैडलर आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1917 में किया गया था, 1917 में किया गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। जैसा आप नीचे देख पा रहे हैं कि सैडलर आयोग का गठन डॉक्टर माइकल सैडलर ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्या के समाधान हेतु किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड मेघालय किससे संबंधित है? तो अंग्रेजी शिक्षा से ये संबंधित है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। वैदिक शिक्षा, वैदिक एजुकेशन का मुख्य संस्कार क्या था? तो मुख्य संस्कार था उपनयन संस्कार था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है, सर चार्ल्स वुड का आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था। तो कब हुआ था? 1854 में हुआ था। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। 19 जुलाई 1854 को वुड डिस्पैच जो है, या फिर जिसे सर चार्ल्स वुड का आज्ञा पत्र कहा जाता है, वो 1854 में प्रकाशित हुआ था। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है, ऊर्ध्वगामी निष्पादन का सिद्धांत डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी किसने दिया था? तो ये दिया था थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने इस थ्योरी को दिया था। कौन सी थ्योरी? निष्पादन का सिद्धांत या फिर डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थॉमस मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? तो थॉमस मैकाले ने अपना प्रतिवेदन कब जो है प्रस्तुत किया था? तो 1835 में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, सर्वप्रथम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग जिसे हम राधा कृष्ण आयोग के नाम से जानते हैं, उनके अध्यक्ष कौन थे? तो उनके अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि सर्वप्रथम विद्यालय शिक्षा आयोग जिसे राधाकृष्ण आयोग के नाम से जाना जाता था, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो एस राधाकृष्णन थे। इसकी स्थापना 4 नवंबर 1948 में की गई थी। इसे राधाकृष्ण आयोग या फिर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा में
10+2+3 के आकार की सिफारिश किसने किया था? तो ये किसने किया था? डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने किया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत में पहले 10 होगा, फिर 2 जो इसका मतलब है 10+2 मतलब इंटर, फिर +3 का मतलब है ग्रेजुएशन। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। पहले हाई स्कूल, इंटर और फिर ग्रेजुएशन के जो एजुकेशन मॉडल है उसकी सिफारिश किसने की थी? तो डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू किया गया था? तो 1987 से 1988 में। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू किया गया? 1987 से 1988 के बीच में। अगला है, किस राजनेता ने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो जामिया मिलिया इस्लामिया की विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन ने किया था। क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, भारत में सर्वप्रथम आईआईटी कॉलेज की स्थापना किसने की? तो आईआईटी कॉलेज की स्थापना किसने की सर्वप्रथम, किस स्थान पर? तो खड़गपुर में किया गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, सर्वप्रथम किस स्थान पर आईआईटी कॉलेज की स्थापना की गई? तो खड़गपुर में किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा जो कि है, भारत में नवोदय विद्यालय का उद्देश्य क्या है? तो भारत में नवोदय विद्यालय का उद्देश्य क्या है? कि ग्रामीण प्रतिभाओं का अवसर देना। तो ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर देना ये नवोदय विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो कि है, किसने सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना पर विचार दिया था? तो विंस्टन चर्चिल ने दिया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि किसने सर्वप्रथम मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार दिया? तो विंस्टन चर्चिल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग है उसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 4 नवंबर 1984 को किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन जो कि है, सर्वप्रथम किसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष बनाया गया? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बनाया गया, जिसे राधाकृष्ण आयोग के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किया गया था। तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन कब किया गया था? 1953 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह देखते हैं, भारत सरकार में कोठारी आयोग सिफारिश नीति का निर्धारण किस वर्ष किया गया था? तो कोठारी आयोग सिफारिश नीति का निर्धारण किया गया था 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, किस वर्ष केंद्र की जनता सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रोटोकॉल तैयार किया गया था? तो 1979 में से तैयार किया गया था। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस वर्ष जो है केंद्र की जनता सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा प्रोटोकॉल तैयार किया? तो 1979 में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शिक्षा नीति एजुकेशन पॉलिसी से परिवर्तन कर नई शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी एनईपी किस वर्ष बनाई? तो 1986 में बनाई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस चीज को याद रखें कि शिक्षा नीति एजुकेशन पॉलिसी से परिवर्तन कर राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी राजीव गांधी ने किस वर्ष बनाई थी? तो 1986 में बनाई थी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया कि भारत में आधुनिक शिक्षा का विस्तार किस तरह से हुआ और एसएससी में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह की और सारी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम ऐसे ही यूजफुल वीडियो लेके आते रहते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।